Assalamualaikum. I am Abdurrahman, Head of Videography, Axioti Photography Society. आज स्टोरी टेलिंग पे एक वर्कशॉप होगी कि स्टोरी टेलिंग का क्या रोल है, स्टोरी टेलिंग है क्या और इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कोई भी फिल्म क्रिएट करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए। किसी भी मूवी में या फिल्म में आपने फ्रेम्स और शॉट्स देखे होंगे। हर फ्रेम कोई ना कोई कहानी बयान कर रहा होता है और उससे कोई ना कोई इमोशंस रिलेट हुए होते हैं और उसके पीछे डायरेक्टर का कोई ना कोई ख्याल होता है, कोई ना कोई थॉट होता है जिसकी बुनियाद पे वो शॉट लिया गया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आपकी फिल्म में जान डाल देती है और ये एक ऐसा स्किल है जो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता है बाय प्रैक्टिसिंग। कहानी जैसी भी हो, एक अच्छा स्टोरी टेलर अपनी ऑडियंस को इस बात पर मजबूर कर देता है कि ऑडियंस उसकी फिल्म देखे, उसकी बनाई हुई वीडियो देखे। स्टोरी टेलर आपके इमोशंस, ख्यालात, आपकी कैफियत को कंट्रोल करता है बाय स्टोरी टेलिंग। और एक अच्छा स्टोरी टेलर अपने व्यूअर्स और ऑडियंस को मद्देनजर रखकर पूरी की पूरी स्टोरी डिजाइन करता है। एक अच्छी स्टोरी टेलिंग ये सारे के सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं कि वो इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट करता है अपनी स्टोरी के अंदर, मेमोरेबिलिटी, अटेंशन एंड एंगेजमेंट क्रिएट करता है, रिलेटेबिलिटी, और ये सारे के सारे पैरामीटर्स। इमोशनल रेजोनेंस। अब इमोशनल रेजोनेंस ये है कि एक डायरेक्टर ऑडियंस के किस तरह इमोशंस को एम्फसाइज करता है। किसी भी पॉइंट पे कैरेक्टर की सिचुएशन को एम्फसाइज करना इमोशनल रेजोनेंस होता है। मेमोरेबिलिटी ये है कि व्यूअर फिल्म देखे और उसे फिल्म लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए कि मेमोरेबल फिल्म थी। अटेंशन एंड एंगेजमेंट। स्टोरी टेलिंग में अटेंशन और एंगेजमेंट ऐसे हासिल की जाती है कि डायरेक्टर कैमरा शॉट, टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल्स और शॉट ड्यूरेशन, कैमरा मूवमेंट, साउंड, लाइटिंग और एडिटिंग के जरिए ऑडियंस का अटेंशन और एंगेजमेंट अपनी स्टोरी के साथ के रखते हैं। और रिलेटेबिलिटी, ऑडियंस स्टोरी को खुद से या रियल लाइफ से रिलेट करे, ये रिलेटेबिलिटी होती है कि वो जो कुछ देख रहे हैं वो अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाए। फिर उसके अंदर अटेंशन और एंगेजमेंट भी पैदा होती है। इंफॉर्मेशन रिटेंशन एक ऐसी चीज है कि आप मूवी देख लेते हो, काफी टाइम गुजर जाता है, अनइंटेंशनली कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जेन में रह जाते हैं। उन इवेंट्स की वजह से आप पूरी की पूरी मूवी और पूरी की पूरी फिल्म को दोबारा से रिकॉल कर लेते हो। ये तो क्लियर है ना कि कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट फिल्म का होता है कि उसके अंदर जिस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोटैगनिस्ट किस तरह की सोशल एक्टिविटीज कर रहा है, इन सारी कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज की तरफ ऑडियंस का रुझान बढ़ेगा। इंस्पिरेशन और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर अपनी फिल्म में ऐसे इवेंट्स रखता है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो ऑडियंस को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। ये पैरामीटर्स अच्छी स्टोरी टेलिंग के जरिए अचीव किए जा सकते हैं। इससे आगे कुछ फ्रेम्स हैं और कुछ शॉट्स हैं जिसके अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो और दूसरी एक्ट्रेस और साथ में बच्चों के चाइल्डहुड व्यूज हैं। ऊपर हाथों को पकड़ा हुआ है, उससे अफेक्शन और एम्पैथी जाहिर हो रही है। ये ऐसे इमोशंस है जैसे कि सडन फीलिंग्स होती हैं, कोई ऐसी चीज रियलाइज होगी हो जिसे एक्सपेक्ट ना किया जा रहा हो। उसके बाद चाइल्डहुड व्यूज हैं, अगर फ्लैशबैक आता है तो इस तरह के चाइल्डहुड व्यूज दिखा के तो लोगों की एम्पैथी को ग्रैब किया जाता है। प्लॉट डायग्राम कि कोई भी फिल्म किस तरह के सीक्वेंस पे चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म स्टार्ट होती है तो बताया जाता है कि लोकेशन क्या है। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स की और बेसिक सिचुएशंस का इंट्रोडक्शन होता है कि कैरेक्टर्स कौन से हैं और सिचुएशन क्या है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के दरमियान। प्रोटैगनिस्ट आम जुबान में कहा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट हीरोज होते हैं। प्रोटैगनिस्ट पॉजिटिव इमेज होता है किसी भी मूवी का। अब सारी की सारी मूवी उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। और एक होता है एंटागनिस्ट जो कि अपोजिट होता है प्रोटैगनिस्ट के, कि कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी किसी भी तरफ को वो कोशिश कर रहा है तो उसे अपोज करने के लिए हमेशा एंटागनिस्ट तैयार रहते हैं। अब उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और ये फिर कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टेंशन बढ़ती जाएगी और एक्शन प्रोड्यूस होता जाएगा और एक ऐसी पीक आएगी जहाँ पे टेंशन की पीक आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसे क्लाइमैक्स कहते हैं, जहाँ पे सारी ऑडियंस के इमोशंस
टॉप लेवल पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता से कम होता जाता है और फिर होती है रेजोल्यूशन कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट ने किसी ना किसी तरह खत्म होना है। वो बेशक एंटागनिस्ट के फिनिशिंग पे खत्म हो जाए या प्रोटैगनिस्ट के डोमिनेशन पे खत्म हो, वो रेजोल्यूशन होगी और उसके बाद कंक्लूड हो जाएगी। क्लाइमैक्स के बाद रेजोल्यूशन फौरन आती है और फिर उसके बाद कंक्लूड हो जाती है फिल्म। ये सारा का सारा प्लॉट होता है। इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ गुड स्टोरी। आपके सामने फ्रेम्स हैं, उन फ्रेम्स को एनालाइज करो, क्या क्या चीज़ें आपके इमोशंस को इन्हांस करने के लिए या इमोशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही हैं। क्लोजअप शॉट देखते हो, रोती हुई आंखें देखते हो, उस शॉट को एनालाइज करो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इन इमोशंस को, वो दुखी सीन देख के आप भी खुद दुखी हो रहे हो, खुद सैड फील कर रहे हो, तो उस फ्रेम में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं आपको ये इमोशंस देने के लिए। उसमें देख रहे होगे कोई ना कोई करेक्टर होगा, उसके साथ कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में आया है और इस सारी चीज़ को डायरेक्ट किया जा रहा होगा। उसके अंदर लाइट्स हो सकती हैं, उसके अंदर साउंड हो सकते हैं, उसके अंदर उस करेक्टर के इमोशंस हो सकते हैं और टाइप ऑफ शॉट हो सकते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास और इनको ही यूज़ करके हमने अपने ख्यालात, एक डायरेक्टर ने अपने ख्यालात उस वीडियो, उस शॉर्ट फिल्म के अंदर दिखाने होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स आ गए, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। कैरेक्टर्स आप जानते ही हैं कि जो एक्टर्स हम यूज़ करते हैं उस फिल्म के अंदर या किसी भी शॉर्ट फिल्म में, कॉन्फ्लिक्ट जो कि क्रिएट हो सकता है प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के दरमियान। अब सेटिंग होती है कि आपने लाइट्स वगैरह सेट करनी है, पूरे प्लॉट को सेट करना है कि उस सीन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। प्लॉट मैंने आपको पहले समझा दिए कि कैसे पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता है सीन्स का और पूरा का पूरा सिनेरियो कैसे रन आउट होता है और पूरी फिल्म बनती है। थीम आपको पता होता है कि आपने किस थीम पे इस फिल्म को बनाना है और इस थीम को प्रेजेंट करने के लिए हम अपने ग्रेडिंग्स को भी यूज़ करते हैं। मतलब एडिट करने के टाइम हम ग्रेडिंग को अपने मुताबिक रखते हैं। लाइक आपने फिल्म देखी होगी बैटमैन, उसके अंदर सारा का सारा डार्क थीम है और मूडी थीम है। और इसी तरह अगर आप देख लें ब्रेकिंग बैड जैसे ओपन लाइट में शूट हुआ है। उसके बाद डायलॉग्स मेन रोल प्ले करते हैं। किसी भी सीन को, अगर कोई भी सैड सीन है उसके अंदर डायलॉग्स ऐसे होंगे कि आपको खुद सैड फीलिंग्स आएंगी। रेजोल्यूशन भी दो तरह की होती हैं। एक जो मैंने पहले बता दी है रेजोल्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद रेजोल्यूशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की, और दूसरी रेजोल्यूशन जो कि क्वालिटी होती है फिल्म की, कि आपने फिल्म कितने FPS पे शूट की, 30 FPS, 60 FPS, 4K, 8K। दिस इज द क्वालिटी और रेजोल्यूशन ऑफ द फिल्म। पेसिंग, अब पेस ऑफ द फिल्म का मतलब है कि फिल्म किस स्पीड से रन आउट हो रही है। इवेंट्स डेज के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या मंथ्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या ईयर्स के लिहाज से अक्कर हो रहे हैं। सस्पेंस, कॉन्फ्लिक्ट से क्रिएट होने वाली ऐसी टेंशन जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती हो, वो सस्पेंस होता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इस वर्कशॉप में ऐड की है जो हमारे इस टॉपिक स्टोरी टेलिंग को कवर करेगी। मूवी जो मैंने चूज की है वो इंसेप्शन है। इंसेप्शन आप में से काफ़ी लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसे लाजमी एक दफ़ा देखें। इंसेप्शन काफ़ी फेमस मूवी है। आप सब ने इन एलिमेंट्स को फिल्म्स, सीरीज और ड्रामास जो भी आप देख रहे हो उनके अंदर ऑब्जर्व करना है, फिर ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और फिर इस स्किल को आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। These are the characters of film Inception। इसमें रॉबर्ट माइकल फिशर जॉब का टारगेट होता है जो कि कॉब को ऑफर की जाती है। डोमिनिक कॉब इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। कॉब एक प्रोफेशनल ड्रीमर होता है, ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस होता है अपने स्किल के लिहाज से, कि लोगों के ड्रीम में जाके मैनिपुलेट करते हैं और वहां से प्रीशियस इंफॉर्मेशन लेके आता है। फिर मेलोरी कॉब जो कि कॉब की वाइफ होती है और इसका जो मेंटल प्रोजेक्शन है यही बेसिकली एंटागनिस्ट होता है इस फिल्म का। आर्या डेन एक ग्रेजुएट
स्टूडेंट होती है जो कि आर्किटेक्ट होती है। ड्रीम में देखी जाने वाली सराउंडिंग्स और एवरीथिंग वो ये डिजाइन करती थी। एम्स इस ग्रुप का एक एसेंशियल पार्ट था जो कि किसी भी चीज का इमेज प्रोजेक्ट कर लेता था। सेटो एक ऐसा पावरफुल बिजनेसमैन था जिसने ये जॉब कॉब को ऑफर की थी। डोमिनिक कॉब का जो राइट हैंड था वो था आर्थर फ्रीमैन। ये हर डिटेल का ख्याल रखता था। ड्रीम में होने वाले हर इवेंट की प्लानिंग आर्थर फ्रीमैन करता था। उसके बाद स्टोरी टेलिंग में जो मेन रोल प्ले करती है वो है साउंड डिजाइनिंग, कि आप साउंड्स और म्यूजिक को किस तरह करेक्टली यूज करते हो, किस जगह पे आपको एटमॉस्फेयर किस तरह का चाहिए, वो आपके म्यूजिक और साउंड डिजाइन डिसाइड करता है। कि अगर आप टेंशन दिखाना चाह रहे हो तो किस तरह का टेंशन साउंड आपको पीछे क्रिएट करना चाहिए। इवन के ब्लैंक साउंड पैच आता है वो भी बगैर मकसद नहीं होता। एक एटमॉस्फेयर और मूड सेट करने के लिए साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मूवी के अंदर रियलिटी के दौरान एक साउंड है और ड्रीम के दौरान दूसरा साउंड चल रहा था। उसके बाद शॉर्ट सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। कंपोजिशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप टेंशन दिखाना चाह रहे हो और आपने यूज कर लिया एक्सट्रीम वाइड शॉट, उसमें तो आपकी टेंशन जरा भी नजर नहीं आएगी। इसके ऊपर प्रॉपर मूड बोर्डिंग होती है। जैसे कोई भी डिजाइनर डिजाइन करने से पहले ना उसकी मूड बोर्डिंग करता है कॉपी और पेंसिल के साथ एक पेपर के ऊपर, वैसे डायरेक्टर्स पेपर और पेंसिल लेके उसके ऊपर प्रॉपर कैरेक्टर डिजाइन करते हैं और वो इन्वायरमेंट शॉट का डिजाइन करते हैं, प्लॉट का डिजाइन करते हैं कि यहाँ पे ये कैरेक्टर होगा, उसकी बैक साइड पे विंडोज होंगी और इस तरह इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होगा या लड़ाई होगी और यहाँ से शॉट आगे शॉट शिफ्ट होगा। अगर शॉट मूव कर रहा है ना तो उसके डिफरेंट फ्रेम्स बनेंगे और हर फ्रेम की रेशियो डिसाइड होगी, हर फ्रेम के अंदर कैरेक्टर की पोजीशन डिसाइड होगी। इस तरह स्टोरी बोर्डिंग होती है और शॉट को चूज किया जाता है कि क्लोजअप शॉट लेना है, मीडियम शॉट लेना है या वाइड शॉट लेना है। और इसी तरह कंपोजिशन भी डिसाइड होती है कि कैरेक्टर किस जगह पोजीशन होगी कैरेक्टर की, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल लीडिंग लाइंस यूज कर रहा हूँ तो कैरेक्टर किस जगह होगा और लीडिंग लाइंस कहाँ से गुजरेंगी। अब जैसे ये इंसेप्शन से कुछ शॉट्स लिए हुए हैं, इनके अंदर देखो मीडियम शॉट्स में दो कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं और वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये उनकी ऑब्जर्वेशन इस शॉट के अंदर कैप्चर हुई हुई है। अगर यही चीज हम क्लोजअप शॉट में करते तो हमें ये पता ना चलता कि वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऊपर आई शॉट है, आई शॉट में ये शो हो रहा है कि वो किसी चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं। कंपोजिशन, अब इनके अंदर देखो एक में थर्ड रूल है जिसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। रॉबर्ट बैठा हुआ है अपने कंपेनियन के साथ बारिश में, ये थर्ड रूल है कि थर्ड ऑफ द फ्रेम में बैठा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे लीडिंग लाइंस है राइट साइड पे टॉप, यहाँ पे कैरेक्टर्स लियोनार्डो डिकैप्रियो चल के आ रहा है कॉब और इसके साथ से ये लीडिंग लाइंस गुजर रही हैं। सेम लीडिंग लाइंस यहाँ पे भी हैं नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे, और ये भी लीडिंग लाइंस है ड्रोन शॉट में। अब टेंशन बिल्ड करने में आपको बताया कि साउंड और फ्रेमिंग, उसके बाद कंपोजिशन, ये बहुत मैटर करती है। इन सारों को कंबाइन करके लाइट का भी काफी ख्याल रखा जाता है। बैटमैन के अंदर लाइटिंग और थी, इस मूवी के अंदर लाइटिंग और है। सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लाइट और होती है, कितने हिस्से को हमने डार्क रखना है फेस के, कितने हिस्से को ब्राइट रखना है, इस सब चीज का ख्याल रखा जाता है और इससे क्रिएट होती है टेंशन, और टेंशन को पीक लेवल पे ले जाते हैं तो क्रिएट होता है क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स के बाद होती है रेजोल्यूशन के बाद कंक्लूजन होती है। मूवी के अंदर स्टोरी चलते चलते हम साथ में कुछ विजुअल मेटाफर्स को यूज करते हैं। विजुअल मेटाफर्स और सिंबल्स जो कि इंसेप्शन में यूज हुई है उनसे मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ। जैसे कॉब, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने पास एक टूल रखा होता था, एक सिंबल रखा था टॉप, स्पिनिंग टॉप, लट्टू। उसको जब वो ड्रीम में होता था, कई दफा वो ड्रीम है तो एक्सपर्ट ड्रीमर था, लेकिन खुद भी कभी ये महसूस होता था उसे कि वो रियलिटी में है या ड्रीम में, उसे खुद इस चीज का अंदाजा नहीं था। वो स्टॉप को निकालता था और स्पिन करता था। अगर तो वो स्पिन होता जाता था, रुकता नहीं था, इसका मतलब उसे क्लियर हो जाता था कि वो अभी ड्रीम में है। तो उस ड्रीम से निकलने के लिए फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे करता था, लाइक अगर ख्वाब में मर भी जाता है तो वो रियल लाइफ में जाग जाएगा, कुछ ऐसा एक्ट करता था कि वो रियल लाइफ में जाग जाए। तो अगर वो टॉप चलते चलते रुक जाता था तो इसका मतलब था वो रियलिटी में था। तो इसी तरह मेज, अब मेज ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को, ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर रहा था, और वाटर बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस एलिमेंट को डिफाइन कर रहा था। ड्रीम में वो पानी में गिरते हैं तो ये पानी और पानी की आवाज, ये सारी की सारी ना ड्रीम से रिलेटेड थी। और कॉब का ये सूटकेस था, जो सूटकेस बेसिकली उसका गिल्ट था, जो कि मूवी के अंदर कभी उसके पास गुम भी जाता था और कभी उसके
पास वापस भी आ जाता है। वो अपने इस गिल्ट के साथ पूरी मूवी में, मतलब पूरी स्टोरी में इसी के साथ रहा है। और ये थी स्टोरी टेलिंग के रिलेटेड वर्कशॉप। तो अगर आपका इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कि किसी भी शॉट के अंदर आपको समझ ना आ रही हो कि इस जगह पे सस्पेंस क्यों क्रिएट हो रहा है और इस जगह पे ये अपने इमोशंस कैसे शो कर रहा है और इस शॉट के अंदर क्या दिखाना चाह रहा है, अगर तो आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे DM भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।